हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम साइंस की क्लास, आज हमारी मंडे है, मंडे को हम साइंस की क्लास पढ़ते हैं और हमने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके तीन टॉपिक्स में मतलब हमने इसमें पार्ट्स कर रखे हैं साइंस के। तो इसमें हम केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी हम पदार्थ एवं परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमने ज्यादातर इसमें इसके बारे में पढ़ लिया था, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जिसमें मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था और किस हिसाब से। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि इसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ी देर रुकिए। हमने पदार्थ के बारे में ये पढ़ा कि पदार्थ पदार्थ क्या होता है। जो वस्तु होती है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। और पदार्थ क्या होते हैं, जो स्थान घेरते हैं और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये जो हमने पॉइंट पढ़े और साथ ही हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। ठोस यानी सॉलिड, द्रव, गैस। ठीक है, तो इस बारे में हमने ये पढ़ लिया था, ठोस अवस्था, लिक्विड अवस्था और गैस अवस्था। जिसमें मैंने एक अवस्था और बताई थी आपको, एक्वायर्ड यानी विलयन अवस्था, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जिसमें आपको इसमें देखिए यहाँ पे विलयन अवस्था, ये जो विलयन अवस्था होती है, सॉल्यूशन वाली अवस्था जिसको होती है, ये आप इसको समझिए कि जिसमें आपके विलय विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक मिलकर बनाते हैं विलयन। क्या बनाते हैं? विलयन यानी सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, इसमें ये आपको दिख नहीं रहा होगा इधर से, मैं यहाँ से यही मैंने यहाँ पे बता देती हूँ कि इसको हम विलयन के एक क्यू जो स्टेज का, इसमें विलयन विलयन तो विलय और विलायक जो होते हैं वो विलयन कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो हम ये जो विलायक होता है, जो विलायक जो घोलने के काम आता है बच्चों, किसके काम आता है? घोलने के लिए काम आता है। यानी कि पदार्थ तो इसमें घुलता है, इसमें जो पदार्थ यानी विलय घुलता है इसमें। और विलायक का क्या काम होता है? घोलने का काम होता है। और इसके लिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ कि एग्जाम्पल आप इसमें समझिए। पानी, पानी एक सबसे अच्छा विलायक है और जो क्या करता है, ज्यादातर चीजों को अपने में घोलता है। तो पानी विलायक है। और विलय, विलय जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। जैसे हमने पानी में प्लस किया, चीनी ले लिया, और चीनी के साथ हम नमक ले लें, और नमक के साथ हम थ्रू और भी चीजें ले सकते हैं, या नींबू का रस ले लें, या जो भी हमने ये विलय लिया, हमने क्या पदार्थ लिया? विलय। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा विलयन बनाने के लिए विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और विलय की मात्रा क्या होती है? कम। ये हमारी जो घटना है, ये विलय और विलायक, ये मैं थोड़ा सा आपको आगे और समझाऊंगी। आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एक्यू स्टेज क्या होती है, विलयन क्या होता है। अब आगे हम इसमें ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके थे, हम बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं पदार्थ के उसमें। देखिए हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या स्टेज होती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि पदार्थ पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है उसके बारे में। यानी कि जो हमारा पदार्थ है, मैं यहाँ पे दोबारा से इसमें रेड पेन यूज करती हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। जो पदार्थ है वो क्या है? सबसे छोटा पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण, देखिए जैसे कि ये पेन है, मैं आपको पेन दिखा रही हूँ, या फिर मेरे पास चौक हो, चौक को भी क्या है, छोटे छोटे मैं बुरादे की तरह कर दूं, आप करें बिल्कुल। तो ये उसका जो सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्म कण जो होगा, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण क्या होगा? सूक्ष्मतम कण जो होता है, जिससे पदार्थ की इकाई बोल सकते हैं कि सूक्ष्मतम कण या पदार्थ की सूक्ष्म सूक्ष्म इकाई, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई जो है वो क्या होगी? वो है परमाणु। क्या है? परमाणु। आपको ये ध्यान रखना है
कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सके, यानी इसकी क्या विशेषता हो गई? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि परमाणु की विशेषता हो गई कि ये अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। ठीक है, ये अविभाज्य है, यानी आप दो भागों में इसे क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते, तो ये अविभाज्य है। सेकंड, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अविभाज्य के ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। परमाणु मोस्टली क्या होता है बच्चों, दो अवस्था मतलब दो परमाणु मिलके अणु बन जाते, तब वो स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। यानी हाँ, आप बाहरी वातावरण में ढूंढने की कोशिश करें तो परमाणु नहीं मिलेगा। परमाणु ज्यादातर अणु की फॉर्म में ही क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, कण के फॉर्म में ही क्या है, इधर उधर घूमेगा। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे सूक्ष्मतम कण, और वो भी कैसा कण? अविभाज्य कण। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ क्लियर कि अविभाज्य कण की बात कर रहे हैं, जो पदार्थ के ऐसा कण, यानी हम इस पदार्थ को, आप इसको समझिए कि जैसे ये मेरे पास पेन है, या मेरे पास और भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊं, पेंसिल, रबड़, रबड़ ले लें या वो ले लें, तो इसको हम तोड़ते जाएं, छोटे 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 और छोटे, बारीक बारीक से बारीक छोटे कण पे पहुंच जाए, और एक ऐसे कण पे पहुंच जाए जिसको दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, दो समान भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे परमाणु कहेंगे। यानी परमाणु सबसे पदार्थ की सबसे सूक्ष्म भाग है, सबसे सूक्ष्म इकाई है, और उसी परमाणु से मिलके आगे तत्व बनते हैं, तत्वों से यौगिक बनते हैं। तो ये सारी चीजें हम, ये है कि परमाणु ही पदार्थ का एक तरीके से निर्माण, जैसे कि एक कमरे का निर्माण ईंटें कर रही हैं, ईंट करती हैं, तो क्या हो गई उस पर घर की क्या इकाई हो गई? ईंट हो गई। इसी प्रकार से पदार्थ की जो इकाई है वो परमाणु है। परमाणु एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, या अलग अलग भी हो सकते हैं, पर पदार्थ की इकाई जो है वो सूक्ष्म इकाई सबसे, वो परमाणु है। परमाणु से मिलकर पदार्थ बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये परमाणु अविभाज्य है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, अवस्था में नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता है स्वतंत्र अवस्था में। और दूसरी बात, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, पर रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी, अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें सभी में कौन भाग लेता है? भाग लेता है परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता और अविभाज्य कण है। ये कैसा कण है? अविभाज्य। तो परमाणु के बारे में आपको बता दिया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए मैं इससे लिखती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, जो गैस हम लेते हैं सांस द्वारा, वो ऑक्सीजन हो गई, ओ हो गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन, वातावरण में सबसे ज्यादा गैस का मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन का परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, कार्बन का परमाणु, यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो तत्व जो मिलता है, जो सबसे ज्यादा है, वो कार्बन है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन गैस की मात्रा, देखो गैसों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन है, कार्बन का परमाणु हो गया, और भी परमाणु ले, हम हाइड्रोजन का परमाणु ले लें, तो ये सब क्या है? उदाहरण है परमाणु के। अब परमाणु के बाद जस्ट अगर हम चलें आगे, तो दो परमाणु मिलके, यहाँ पे अगर बात करें हम, यहाँ पे कि दो परमाणु मिलके, यानी दो समान, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, दो समान परमाणु मिलके, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दो समान एक जैसे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ये क्या है? किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण, अणु का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु वो भी कैसे? समान होने चाहिए। उस वो क्या, किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु की अगर विशेषता एक के बाद एक बताई जाए यहाँ पे कि विशेषता क्या है, तो अणु, भाई अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, भाई परमाणु से मिलकर बन रहा है, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, पर लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये एक विभाज्य कण है, टूटने के बाद किस में बदलेगा? दो समान परमाणुओं में टूटेगा, तो किस में बदलेगा? दो समान परमाणु में। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, आपको ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो भाग कौन लेता है रासायनिक अभिक्रिया में? परमाणु। कैसे लेते हैं ये चीज हम जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन भाग ले रहा है। पहले आप परमाणु समझ गए होंगे, अणु के बारे में समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट इसमें मैं उदाहरण से आपको समझाऊं यहाँ पे, तो जैसे ये ऑक्सीजन है, एक परमाणु, ठीक है, और एक और परमाणु, यानी मैंने बोला है दो समान परमाणु। आप अगर परिभाषा को ढंग से समझे कि दो समान परमाणु मिलकर क्या बनाने, अणु। तो दो ऑक्सीजन के ये परमाणु हो गए और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, O2। देखिए ये क्या हो गया, O2 अणु हो गया जिसमें दो परमाणु है। ये दो जो बता रहा है वो दो परमाणु, यहाँ पे N है और प्लस N है, यानी नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बन गया, N2। क्या बन गया, N2। तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी, O2 और N2 यानी ये बन गए हैं अब अणु। क्या बन गए, अणु। ये है परमाणु, ये है परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु। अब ये क्या है, ये अणु है, ये दोनों क्या है, अणु। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अणु के बाद चलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे इसकी बात जब यहाँ पे है कि दो समान परमाणु, तो दो से ज्यादा, अब हम बात कर रहे हैं दो से ज्यादा। दो की बात तो हो गई, दो से अधिक, और वो भी कैसे, समान। समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तत्व। यानी अब हमारी बात आती है तत्व की, यानी कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये तत्व जो भी हमारी आवर्त सारणी है ना बच्चों, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल है जो, उसमें जितने भी हमारे ये रखे हुए हैं, ये जितने भी हमारे जो अणु और ये सब मिलके क्या है, ज्यादा परमाणु एक साथ मिलके क्या है, तत्व रखे गए। वो तत्व है दो से अधिक और वो भी समान। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक आध उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण लिया मैंने कि एस, ये नेक्स्ट पेन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसे आपको अच्छे से समझ में आए। उदाहरण में जैसे एस है, एस, एस। अब आप मुझे जल्दी से बताइए ये कितने हो गए काउंटिंग में। अगर हम अणु देखें, देखिए परमाणु अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परमाणु है। कितने हैं, 8 परमाणु। अगर इनको अणु में काउंटिंग कर दें कि अणु में, अणु आप जानते हैं, अभी समझाया मैंने आपको कि दो दो का जोड़ा है जो परमाणु का, वो भी समान, दो समान परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, S8। ये कितने परमाणु है, S8, यानी ये परमाणु की संख्या बता रही है 8। और अणु की बात की जाए तो 4 है, 2 का भाग दे दीजिए 8 में, तो ये 4 क्या है, अणु है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे S8 एक तत्व है। क्या है, तत्व। और इसमें परमाणु कितने हैं, 8 परमाणु हैं। और अगर अणु की फॉर्म में पूछा जाए कि अणु कितने हैं, तो इसमें 4 अणु हैं। आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि P है, फॉस्फोरस। ये S क्या है, सल्फर। ठीक है, अभी मैं तत्व के बारे में बताऊंगी। तो P+P+P और प्लस P। तो ये आप समझ लीजिए कि P+P+P+ यानी कितने हो गए, 4 हो गए। ये कितने हो गए, 4। और ये बन गया P4। ये क्या बन गया, P4। यानी ये जो P4 फॉस्फोरस के 4 परमाणु है। कितने परमाणु है, 4। और अगर अणु की बात कर दी जाए तो 4 में किसका भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, तो अणु आ जाएगा आपके पास 2। यानी ये कितने अणु हैं, 2। 2 अणु हैं इसमें, और इस तत्व में, फास्फोरस के तत्व में, और परमाणु कितने हैं, 4। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तत्व की बात जहां तक करें तो पीरियोडिक टेबल में आपको तत्व बच्चों लगभग 30 तक तो तत्व आपको याद रहने चाहिए। कुछ ऐसे और प्रतीक हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको अच्छे से क्या है, थोड़ा बहुत आपको मेमोरी में क्या रहेगा, याद रखना है कि 30 तक अगर आपने अच्छे से याद कर लिए, 30 तक, तो 30 तक तत्व अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपको लगभग दिक्कत नहीं आएगी केमिस्ट्री को समझने में। और उसकी जब हम धातु और खनिज धातु वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको रिएक्शन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई, तत्व तक की कहानी। तत्व के आगे अगर हम चलें किस पे, यौगिक पे आते हैं। तो यौगिक की बात करें तो यहाँ पे अब हम यही वाली चीज है कि यौगिक क्या है। अब तक तो समान आ रहे थे, क्या आ रहे थे, समान। अब बात करते हैं यहाँ पे दो या दो से अधिक, दो भी चल सकते हैं या दो से अधिक, यानी दो होने चाहिए और दो या दो से अधिक। सॉरी, जस्ट मिनट। ये
या दो से अधिक, दो से अधिक, ठीक है। और वो भी कैसे, समान नहीं, अभी बात आएगी असमान, असमान, आपको समझ में आ रहा होगा, असमान परमाणु मिलकर, यानी अब बात आएगी असमान परमाणु की। तो असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यौगिक। यानी अब आपको ये समझना है कि तत्व से अब क्या बनेगा, यौगिक। यानी कि अब यहाँ पे परमाणु कैसे हो गए हैं, असमान, असमान परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यौगिक की बात की जाए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि उदाहरण हम अब किसके पढ़ेंगे, यौगिक के। तो यौगिक के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा परमाणु के बारे में, यहाँ पे आपको अणु के बारे में, और यहाँ तत्व और यौगिक के बारे में। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, इसमें यौगिक के एग्जाम्पल की, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको H2O, यानी कि जल। आपको जल के बारे में समझ में आ गया होगा कि जल, जल के H2O जल, ठीक है। और यहाँ पे NaCl देख लीजिए, NaCl ये भी एक यौगिक है। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ये लवण बनेगा, ये भी यौगिक है। और अलग अलग क्या है, परमाणु है, सोडियम का अलग परमाणु है और क्लोरीन का अलग परमाणु है, और एक एक है। अगर H2O की बात करें, यहाँ पे H2O की बात करें, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो H2, H2 माने कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये जल में इस तरीके से होता है, यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दे, जैसे कोई भी, सॉरी रिएक्शन नहीं, कोई भी अगर मान लीजिए इस तरीके का यौगिक दे दे, जैसे कि ये मैंने ग्लूकोज लिया है, ये ग्लूकोज का है, तो इसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन के परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, जो ये 6 दे रखा है, जो ये 6 दे रखा है वो 6 क्या है, कार्बन के परमाणु। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के 12 है, तो 12, ये 12 जो बता रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी परमाणु है, किसके, हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो O6 है, क्या है, O6। तो O6 है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन का है परमाणु 6, ये भी क्या है, ये भी इसके ऑक्सीजन के 6 परमाणु को बता रहा है। तो ये 6 जो बताया गया है ये परमाणु को। अगर मैं पूछूं अभी आपसे कि इसमें अणु क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कार्बन के कितने अणु हैं। और देखिए परमाणु मैंने बता दिया कि कार्बन के 6 परमाणु है, क्योंकि ये दिख रहा है कि 6 के इसमें आप देखोगे 6 परमाणु। आप इसमें हाइड्रोजन में देखोगे 12 परमाणु, ऑक्सीजन के देखोगे कितने, 6 परमाणु। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, वो सॉरी कितने अणु हैं, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने अणु। मैं जरूर सीन करूंगी, आप जरूर मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, यौगिक आपको समझ में आ गया। देखिए मैं इसका आंसर आपको बाद में दूंगी, लास्ट में। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिए कि कितने कितने अणु हैं। यौगिक आपको समझ में आ गया। अब यौगिक से थोड़ा आगे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। तो ये जैसे आप इसमें देखेंगे कि बात अभी हम क्या कर रहे थे, यौगिक की, यौगिक की बात कर रहे थे। अब यौगिक क्या है इसमें, अब यहाँ पे अगर कहानी हम बात करें किसकी, कि दो यौगिक, यानी बात मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊं कि दो यौगिक मिलकर, दो या दो से अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, और कैसे होंगे वो यौगिक, अलग अलग होंगे, यानी असमान होंगे। यानी असमान यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे, असमान। अब यौगिक मिल रहे हैं, ठीक है, परमाणु नहीं मिल रहे हैं, यौगिक मिल रहे हैं। अब तक परमाणु मिल रहे थे, अब यौगिक मिल रहे हैं, तो असमान यौगिक मिलकर, मिलकर, जस्ट यहाँ नहीं आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं मिश्रण। क्या बनाते हैं बेटा, मिश्रण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की मिश्रण क्या है, यानी दो या दो से अधिक असमान यौगिक मिल जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूं, एग्जांपल ले लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे कि दाल है, दाल, चावल है, चावल एक यौगिक है और उसमें क्या मिलाया है, दाल,
या एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, पानी है, पानी के लिए तो हम सूत्र लिख सकते हैं H2O, और जिसमें हमने क्या मिलाया है, नमक मिला दिया है, यानी NaCl, नमक है हमारा NaCl। तो ये भी क्या है, एक मिश्रण है। अगर हमने चीनी घोली है तो चीनी भी एक मिश्रण है। या नमक के साथ हमने क्या मिला दिया है, नमक के साथ हमने क्या, जैसे ये नमक है, नमक यानी ठोस है, और नमक के साथ ही हम क्या मिला देते हैं, NH4, NH4Cl, यानी कि ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड मिला दिया हमने, किसके साथ, नमक के साथ। दोनों का एकदम देखने में एक जैसे से लगते हैं, ठीक है, नौसादर, कपूर, ये सब तो ये इसी के ही हैं, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अगर हमने मिला दिए तो ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ये क्या मिल गया, मिश्रण। अब ये मिश्रण क्या है, आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम कोई भी यौगिक है, दो या दो से अधिक लेते हैं, उनको एक दूसरे में मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। अब मिश्रण को ही हमें क्या करना है, अलग अलग कैसे करें, क्योंकि हमें अगर कोई यौगिक गलती से, मान लीजिए भूल चूक से मिल गया, जैसे कि आप, अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको कि गेहूं है और गेहूं में कंकड़ आ रहा है। अब गेहूं में कंकड़ आ रहे हैं, मिलाया तो हमने जानबूझ के नहीं है, मिल गया है, क्योंकि भाई गेहूं खेतों में उगते हैं, फसल होती है, तो मिट्टी, धूल मिट्टी का आना तो लाजमी है कि वो तो आएंगी आएगी। तो मिट्टी के कण आ जाते हैं, और वो मिट्टी के कण है तो अशुद्धि, पर है एक प्रकार का मिश्रण, यानी गेहूं में क्या है, मिट्टी मिली हुई है। अब ये मिट्टी को आपको अलग करना है, या तो आप क्या 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 करेंगे, आपको गेहूं से मिट्टी को अलग करना है, या फिर एक दूसरा उदाहरण दिया जाए कि गेहूं के साथ जो भूसी आती है, जो भूस होता है, जो उसका छिलका होता है, जो उसके, वो भी आ जाते हैं। तो वो छिलके यानी भूस को भी आपको अलग करना है। तो कैसे अलग करोगे, आपको तो गेहूं चाहिए, आपको भूस नहीं चाहिए, आपको मिट्टी नहीं चाहिए, अशुद्धियां नहीं चाहिए, तो इनको आपको अलग करना है। तो कैसे करेंगे और उसी चीज को हम आगे अब पढ़ेंगे कि हम मिश्रण में, मान लीजिए जैसे कि ये मिश्रण है, नमक में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, अब इसको कैसे अलग करें, या पानी में नमक मिला है तो उसको कैसे अलग करें, या पानी या फिर और भी काफी सारे उदाहरण है, पानी में तेल मिल गया है, जैसे तेल मिल गया है तो उसको कैसे अलग करें। तो ये सभी क्या है, मिश्रण है, और मिश्रण को अब हम अलग करना सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट यही क्लास, आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को मिटा के अब आपको यही बताने वाली हूँ मिश्रण के बारे में। तो हमारा अभी टॉपिक क्या चलेगा, मिश्रण, यानी अब हमारा टॉपिक है मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर। आप देखिए मिश्रण के बारे में अगर बात करें तो मिश्रण क्या होता है, वो ही हमने समझ लिया, दो या दो से अधिक यौगिक जब मिल जाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं, यानी मिक्सचर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। आप कमेंट भी बीच बीच में करते रहा कीजिए, जब क्लास देखें तो आप बताते रहा कीजिए कि आपको कैसे मतलब कैसी लगी क्लास, कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई टॉपिक बाय चांस है कि मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, और बाय चांस आपको वो समझ में नहीं आया, तो कम से कम आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा, और मैं नेक्स्ट टाइम पर उसे कोशिश करूंगी और अच्छे से समझाने की। तो सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी कि ये दो तरीके का मिश्रण होता है। अगर हम इसको ढंग से देखें यहाँ पे कि सममांगी मिश्रण क्या होता है, तो ये समान रूप का मिश्रण है, यानी कि जो यौगिक हैं वो एक दूसरे में समान रूप से क्या हो गए, मिश्रित हो गए। देखो आपको अगर ढंग से समझ में आए तो जो यौगिक है, यानी आपने क्या लिए, दो यौगिक ले लीजिए, दो यौगिक ले लीजिए, या फिर दो से ज्यादा ले सकते हैं, या तो दो यौगिक हो या दो से ज्यादा, दो से अधिक, ठीक है, यौगिक हैं, और वो क्या है, आपस में उनके जो अवयव हैं वो क्या हो गए, अधिक, दो, दो या दो से अधिक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दो या दो से अधिक। तो ये यौगिक हैं, ये आपस में क्या है, मिश्रित हो गए। तो ये मिश्रित हो गए हैं जो यौगिक, तो इनका जो मिश्रण है, यानी इनके अवयव आपस में एकदम मिश्रित हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के अवयवों को आप अलग अलग देख नहीं सकते, ये एकदम क्या हो गए, समान रूप से मिश्रित हो गए, यानी यौगिकों के अवयव समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं। आपको परिभाषा का यही ध्यान रखना है कि समान रूप से मिश्रित हो गए,
और ये समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं, तो आप इन अवयवों को, इनके अवयवों को, अवयव माने इनके कणों को आप अलग अलग नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये पानी है, पानी के अवयव ये इस तरीके से पानी के दूर दूर होता है, मैंने आपको बताया कि पानी के कण क्या होते हैं, दूर दूर। अब इसी में ही क्या है, चीनी जाके बैठ जाए एकदम, तो आपको ये पूरा का पूरा लाल लाल से कुछ इस तरीके से, देखो मैंने कलर तो लाल लाल बनाया है, पर लेकिन पानी का कोई कलर नहीं होता, कलर लेस होता है, पर हल्का सा आपको कलर चेंज लगेगा। थोड़ा सा क्या है, जैसे ही आपने ध्यान हो आपको कि आप जब पानी में चीनी मिलाते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा उसका रंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, थोड़ा कलर क्या हो जाता है, जैसे ही आप पानी में चीनी मिलाते हैं। देखो कम मिलाएंगे मात्रा में, कम मात्रा में मिलाएंगे इतना नहीं अंतर आएगा, थोड़ा ज्यादा मात्रा में अगर चीनी के 2 चम्मच मिलाएंगे, 1 गिलास के पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच मिलाएंगे, तो थोड़ा कलर में डिफरेंस हल्का सा आपको नजर आता है, चीनी का जो कलर हो वो उससे आपको अलग से डिफरेंस नजर आता है, थोड़ा सा, थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस तो, पर लेकिन आप ये पहचान नहीं सकते कि पानी का कौन सा अणु है, या फिर चीनी का कौन सा कण है, चीनी कहाँ गई, आप नहीं पहचान पाते, क्योंकि चीनी क्या है, उस पानी के ही कणों के बीच में जाके उसके कण बैठ गए हैं, और वो भी कैसे, समान रूप से बैठ जाने की वजह से ही क्या है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि पानी में चीनी घोल दो या फिर नमक घोल दो, ठीक है, पानी में अगर चीनी घुली है या नमक घुला है, तो ये सभी क्या है, ये कैसा मिश्रण बन गया, ये सभी जो मिश्रण बना है, ये एक समांगी रूप का मिश्रण है, समान रूप से मिश्रित हो गए ये, और ये अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे। अगर बात करें अब हम किसकी, इसकी बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण में दो, वही वाली बात है कि दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक, दो यौगिक या दो से अधिक, अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या है, ये मिल रहे हैं, और इनके अवयवों को, यौगिकों के यौगिकों के मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण में इनके अवयवों को, मिश्रण की बात करें, इनका मिश्रण कर दिया हमने, और मिश्रण के मिश्रण में इनके अवयवों को अलग अलग पहचाना जा सके, अगर हम इनके अवयवों को क्या कर रहे हैं, मिश्रण में इनके अवयवों को, इनके अवयवों को अलग अलग देख पाते हैं, देख पाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, देख पाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनके अवयवों को अलग नहीं देख सकते, हम इनके अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते, पर विषमांगी मिश्रण में इन यानी दो यौगिक या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण में इनके अवयवों को, यानी मिश्रण का जो यौगिक है, उन जो मिश्रित किए गए हैं उनके अवयवों, अभी बताया मैंने, अवयव यानी कणों, कणों को आप अलग अलग देख सकें, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने, चलिए मैं एक उदाहरण ही दे देती हूँ, नीले कलर के यहाँ चावल बना देती हूँ, देखो ये चावल, ये रहा चावल, ये रहे चावल, थोड़ा सा बस इमेजिन कर लो, थोड़े बड़े बड़े चावल हैं ये, ठीक है, ये चावल के दाने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा है। अब ये चावल के दाने हैं, और चलिए इस चावल के दाने थोड़े नीले कर दिए मैंने, अब इसमें मसूर की दाल मिला देते हैं, ये रही मसूर की दाल, ये रही मसूर की दाल, ये है, ये है। अब ये क्या हो रहा है, आप बताइए, आप ही बताइए मुझे, कि अब आप इसमें चावल के अ, कण को भी देख पा रहे हैं अच्छे से, और मसूर के, ये चावल के कण हैं, और ये किसके कण हैं, मसूर के, मसूर की दाल के। अब आप क्या करोगे, यानी आपके चावलों में मसूर की दाल मिल गई है, यानी दाल के मतलब दाल मिल गई है, मिश्रित हो गई है, यौगिक मिल गया है। तो अब आप क्या करोगे, बीन कर ना, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, यानी कि अगर दाल की क्वांटिटी कम है और वो आसानी से अलग की जा सकती है, तो आप दाल को बीन बीन कर चावलों से क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। बताओ ये चीज समझ में आ गई। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप मुझे इसके लिए क्या करेंगे, कमेंट में आप बच्चों मुझे बताएंगे कि कैसा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे बताती हूँ कि हम कैसे इनको अलग करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार के मिश्रण हैं। अब हम इन्हें कैसे अलग करेंगे, हम इसको देखते हैं। चलिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको। हम्म तो अभी हमने पढ़ा कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, सममांगी और विषमांगी मिश्रण। अगर
अब बात करें हम थोड़ा सा यहाँ पे समझें कि मिश्रण के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर अब मिश्रण का हमें पृथक्करण भी पढ़ना है। भाई मिश्रण को हमें अलग अलग करना भी तो सीखना है। तो यहाँ पे मिश्रण का पृथक्करण हम हेडिंग डाल देते हैं, मिश्रण का पृथक्करण या पदार्थ का, या मिश्रण की बात ना करें, हम पदार्थ का पृथक्करण लिखें। हम मिश्रण की बात नहीं करते, हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, पदार्थ की, कि पदार्थ का पृथक्करण। अब हमें पदार्थ एक दूसरे से अलग करने, तो पदार्थ का पृथक्करण कर लेते हैं, पदार्थ का पृथक्करण। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो हम यहाँ लिखते हैं पदार्थ का पृथक्करण। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब आ रही है, समझ में तो आपको आता है ना? आप मुझे प्लीज कष्ट करके थोड़ा सा ये बताएं जरूर कि समझ में तो आता है ना, कहीं समझ में नहीं आए और आप थोड़ा सा, मैं कोशिश यही करूंगी कि थोड़ा सुंदर सुंदर लिखूं, पर जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है, कभी कुछ लिख जाता है कभी कुछ। तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मैम की थोड़ी, देखिए हम भी इंसान हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, मैम से भी गलतियां होती हैं, बच्चों से भी गलतियां होती हैं। और आप मुझे अपनी मेरी गलतियों का एहसास कराएंगे तो मैं उसको रियलाइज भी करूंगी कि ठीक है कि अब मैंने गलती की है, अब इससे आगे मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो यही एक अच्छे पर्सन की, तो आपसे भी मैं कहती हूँ, अगर आप भी गलती करते हो तो उसको भी क्या करें, रियलाइज करें, अपने अंदर लें कि हाँ भाई ये गलती हुई है, अब हम ये गलती नहीं करेंगे आगे। अब देखिए हम टॉपिक पे आते हैं, पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ का जो पृथक्करण है, अब इसमें आपको मैंने अभी क्या बताया कि तीन अवस्था होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ कैसे मिश्रित हो जाते हैं, यानी जो मिश्रण बनता है वो कैसे कैसे मिश्रण बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठोस में अगर ठोस मिला हो, ठोस में क्या है, ठोस मिला हो तो ये एक पृथक्करण करना है। अगर ठोस में द्रव मिला है, ठोस में या द्रव में, आप ये भी कह सकते हैं, या ठोस में द्रव मिला हो, या फिर आप ये इसको थोड़ा उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि द्रव में यानी पानी में, जैसे कि द्रव में कोई ठोस पदार्थ मिला हो। ठीक है, उसको कैसे अलग करना है, जैसे या मिट्टी मिली है तो उसको कैसे अलग करना है, ये अलग करना सीखना है। और अगर बात करें कि द्रव में द्रव मिला है, तो बात करते हैं कि अगर द्रव में द्रव मिले हैं तो कैसे अलग करेंगे। और भी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि अब देखो ठोस, द्रव, गैस, इसका तो बता दिया, पर गैस का नहीं बताया एक भी उदाहरण। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, गैस का उदाहरण हो सकता है जैसे कि हवा है, और हवा एक क्या है, सममांगी मिश्रण। अगर गैस की बात करें तो इसमें हमारे जो हवा है, वो हवा कैसी है, हवा एक सममांगी मिश्रण है। क्योंकि आप इसमें सममांगी मिश्रण क्यों है, क्योंकि इसमें जो गैसें मिली होती हैं हवा की, हवा में जैसे गैसेस मिली हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य गैसेस जो हैं, अन्य जो भी सारी गैसेस आ जाएंगी, जिसमें आर्गन गैस हो गई, अक्रिय गैसें हो गई, बहुत सी हाइड्रोजन, ये सारी जो गैसेस हैं, तो ये जो ये सब क्या हैं, ये सब आपको अलग अलग दिखाई नहीं देती है। हवा में क्या दिखाई देती है, क्या आप ये कह सकते हो कि ये नाइट्रोजन दिखाई दे रही है, भाई ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है, नहीं, आप ये नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यही है कि गैसेस अलग, ये अलग अलग गैसेस दिखाई नहीं देती है, तो वो कैसा हो गया, हवा एक सममांगी मिश्रण हो गया। तो यहाँ पे हम क्या है कि यहाँ पे हमें बच्चों तीन टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करेंगे, गैस वाले टॉपिक को अभी कवर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो 10th तक के लेवल को हमने कवर करना है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊंगी, थोड़ा बहुत ये है कि एक आध अगर बीच में उदाहरण आया तो मैं इसको भी बता दूंगी। अभी हमें फिलहाल इनको देखते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ठोस, ठोस को कैसे अलग करेंगे, द्रव में अगर कोई ठोस मिला है, सॉरी, ठोस मिला है तो उसको कैसे अलग करेंगे, और द्रव में द्रव मिला है तो कैसे उसे अलग करेंगे। तो फर्स्ट हम इसी को ले लेते हैं, ठोस में, ठोस में ठोस के मिश्रण को, ठोस में ठोस के मिश्रण को ऐसे ले लेते हैं, इसकी हेडिंग को इस तरीके से लिखते हैं, ठोस से ठोस का पृथक्करण, ठोस पदार्थ में से, ठोस पदार्थ में से ठोस पदार्थ का पृथक्करण, ऐसे ले लेते हैं, पृथक्करण।
बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई कि अब हम ठोस पदार्थ में से ठोस पदार्थ का जो मिश्रण बना हुआ है उससे अलग करना है। अब इसमें कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल जैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जैसे अभी हमने गेहूं में सॉरी गेहूं में अभी हमने देखा था कि क्या मिला हुआ था। जो गेहूं था उसमें हमने क्या मिला हुआ था, अ, ये भूसी, क्या मिली हुई थी, भूसी, यानी उसका जो चोकर था, चोकर लिख सकती हूँ मैं, यहाँ भूसी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वो जो मिला हुआ था उसको हमें कैसे अलग करना है, ये भी एक ठोस हो गया। उसका जो कचरा है वो भी क्या है, वो भी जो चोकर है वो भी क्या है, एक तरीके से अलग करना है, जो अशुद्धि दूर करनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अनाज में, गेहूं नहीं बात करेंगे, हम अनाज की बात करेंगे, यहाँ पे अनाज लिखते हैं, ये ठीक रहेगा, राइट रहेगा। तो अनाज में अगर चोकर मिल रहा है या फिर मिट्टी मिल रही है, उसको अलग करना। तो मिट्टी भी ठोस हो गया, अनाज भी ठोस हो गया, या फिर अनाज के अंदर कोई अनाज ही मिल रहा है तो उसे कैसे पृथक करेंगे। तो कुछ विधियां हैं, जैसे कि अनाज के अंदर अनाज मिल रहा हो, जैसे कि अभी बताया था मैंने कि जैसे मान लीजिए चावल के साथ गेहूं मिल रहा है, तो आपकी जिसकी क्वांटिटी, जैसे गेहूं है, गेहूं को आप क्वांटिटी कम है, चावल की ज्यादा है, चावलों के अंदर क्या मिल गया है, गेहूं मिल गया है, तो आपको अलग करना है। तो आप ये एक विधि इसमें अपनाते हैं जो आपकी खास फेमस है, आप घर में भी ये प्रयोग करते हैं, जैसे बीनना। बीनना करते हैं ना, बीनना क्या होता है, यानी कि बीन रहे हैं, बीन के अलग करना है, बीनना। तो ये बीनना क्या है, अलग करना, उसको अलग करना, ये पृथक्करण की मैंने आपको पहली विधि बताई। दूसरी विधि, आप उसको क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। छान सकते हैं, जैसे कि छानते हैं हम, क्या छानना क्या होता है, जैसे कि हमने ये बात करें हम, गेहूं है और गेहूं में से मिट्टी के कण अलग करने। तो मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, और जैसे अनाज है, गेहूं है, और गेहूं के अंदर सरसों मिल जाती है। भाई आप भी जानते हो कि गेहूं एक रबी की फसल है, और ये क्या बोलते हैं, सरसों भी एक रबी की फसल है, और दोनों ही क्या है, उसी टाइम पे उगते हैं। और मान लीजिए एक खेत में और उसमें उग रहे हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि गेहूं के साथ क्या है, सरसों के दाने आ जाते हैं। तो अब उनको कैसे अलग करें, तो सरसों के दाने छोटे होते हैं और गेहूं के दाने थोड़े बड़े होते हैं। तो आप क्या करोगे, उन्हें छानोगे ना, चलने से छानोगे, जिससे क्या है, जो राई के दाने हैं, जो सरसों के दाने हैं, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, छान के भी अलग कर सकते हो। हम सीमेंट सीमेंट छानते हैं, आप जानते हैं कि सीमेंट का उदाहरण लें, तो सीमेंट को भी क्या करते हैं, बड़ा सा एक चलना होता है, चालना, और उस सीमेंट में से भी हम क्या करते हैं, बजरी और जो सीमेंट मिला हुआ है उसको छानते हैं। छानते हैं कि नहीं, जो बड़े बड़े मोटे मोटे कण होते हैं उनको हम क्या है, ऊपर एकदम ले लेते हैं, और जो नीचे एकदम छोटे छोटे कण होते हैं उनको ले लेते हैं, और वो हमारे लिए काम आ जाता है। छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके, सीमेंट और बजरी के, और जो बड़े बड़े मोटे मोटे उसमें पत्थर मिले होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, अलग छान के, चालने से अलग कर देते हैं। तो चालना चालना यूज किया जाता है किसके लिए, उसी के लिए, यानी ठोस में से ठोस को अलग करना है। जिसका आकार छोटा है वो छन जाएगा, और जिसका आकार मोटा है उसको क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। तो ये आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसी में समझाती हूँ, इसी में हम जो पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठोस से ठोस का पृथक्करण, ठोस पदार्थ में से ठोस का पृथक्करण। और एक और उदाहरण मैं इसमें दूं ठोस के लिए, जैसे कि छाननी हो गई, ये हो गई, और एक और उदाहरण हम लेंगे जो सबसे ज्यादा मतलब पूछा जाता है, पूछा भी गया है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है, जो थ्रेसिंग होती है ना वो बच्चों, ये इसमें आपको समझना है, कई बच्चे इसमें थोड़ा सा गलती कर देते हैं, यानी अनाज से भूसे को अलग करना। यानी अभी मैंने बताया था आपको कि गेहूं है और गेहूं में चोकर है मिला हुआ, तो यानी उसका भूसा, तो अनाज से भूसे को पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं, भूसे को अलग करना। तो यानी कि हम थ्रेसिंग का वही सिस्टम है। पुराने टाइम पे क्या है, अब तो थ्रेसिंग के लिए मशीनें आ गई हैं। पुराने टाइम पे क्या किया जाता है, एक पत्थर, बड़े से पत्थर पे, और उसको, अनाज को क्या है, अभी भी करते हैं काफी लोग, अनाज को क्या है, इस तरीके से बड़े पत्थर पे इस तरीके से उसकी बाली को मारते हैं, बाली को, और बाली से क्या है, वो गेहूं की जो बालियां होती है उसमें से जो अनाज है, गेहूं है के दाने, वो अलग हो जाते हैं, और वो जो भूसा है वो अलग हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर से फटकना, यानी कि फटकते हैं, मतलब ये हवा के द्वारा एक फटकने वाली विधि भी है, फटकना इसमें।
पटकना या हवा, हवा जैसे ऊपर ऊपर कोई महिला है, जैसे इसमें अब मैं महिला तो बनाने वाली नहीं हूँ बच्चों, क्योंकि आपको समझ में आए कि नहीं आए, तो थोड़ा सा आइडिया के लिए बता देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और अनाज का हमने क्या है, अनाज का ये देखो मेरे, अब थोड़ी ये मत कहना कि मेरी आ, मतलब पेंटिंग थोड़ी सी खराब है, पर लेकिन जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसके हाथ में सूप है भाई, थोड़ा सा मजाक नहीं, थोड़ा सा बस इसमें समझ लीजिए कि ये सूप है, और इससे क्या किया जा रहा है, फटका जा रहा है। तो अनाज के जो कण होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, भारी, तो वो अनाज के कण तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। पर जो उसके साथ जो भूसा है वो अलग जाके क्या होगा, दो थोड़ा सा उस रंग से बना देते हैं जिसे आपको समझ में आए। भूसे अलग हवा के द्वारा क्या है, अलग हो जाएगा। या तो यहाँ पे पंखा चला दिया जाए तो आप पंखे की हवा की से अलग कर दें, या हवा का जो रुख है उससे भी आपको पता लग जाएगा कि भूसा अलग जाके पृथक होगा और गेहूं के दाने अलग पृथक होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फटकना भी और थ्रेसिंग भी समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज पूछी जाती है जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस चक्कर में अभी हम यही टॉपिक्स लास्ट करेंगे कि इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि। अब मेरे पास दो पदार्थ हैं, ऊर्ध्वपातन विधि क्या है और इसको समझिए। अब देखिए दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ दोनों ही क्या हैं, ठोस हैं, दोनों ही पदार्थ क्या है मेरे पास, ठोस हैं। मैंने एक पदार्थ में हमने नमक लिया है और एक पदार्थ में मैंने कपूर लिया है। कपूर ले सकती हूँ मैं, नौसादर ले सकती हूँ, अमोनियम क्लोराइड ले सकती हूँ। तो मैंने क्या है, यहाँ पे नमक लिया है और कपूर लिया है, और ये दोनों ही ठोस है, देखने में क्या है, ये दोनों ही ठोस है। पर इनमें से एक पदार्थ क्या है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे ही किसमें बदल जाते हैं, गैस में, और गैस से आप दोबारा से उन्हें ठंडा करें तो वो सीधे ठोस में आते हैं। मतलब आप जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। मतलब इसमें एक स्टेज नहीं आएगी द्रव, द्रव में नहीं बदलेंगे वो, द्रव में कभी नहीं बदलेंगे वो, ठोस से सीधे किस में बदलेंगे, गैस में। और गैस से अगर ठंडा करें तो, गैस को जब ठंडा करें भाई, गर्म कर रहे हैं तभी तो गैस में बदलेगा। ठोस को गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो किस में बदला, गैस में। और गैस को जैसे आपने ठंडा किया, उसको थोड़ा रख दिया, तो वो सीधे किसमें बदल जाएगा, ठोस में। तो ये ऐसे पदार्थ हैं, और ये पदार्थ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, क्योंकि ये आ सकते हैं उदाहरण में। कपूर हो गया, ठीक है, देखो मैं कपूरा कपूरा कर रही हूँ यहाँ पे, कपूर हो गया, कपूर उदाहरण के लिए, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, जैसे मैंने NH4Cl, तो ये नौसादर के उसी में आता है। आपसे अमोनियम क्लोराइड भी पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ऐसे अलग ना पूछे, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो कपूर, नौसादर, जो अमोनियम क्लोराइड, और इस तरीके से ये कुछ जो पदार्थ हैं ये क्या हैं, आ, ये ही ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। क्या है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ, ठीक है। कपूर या नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन की गोली मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेफ्थलीन की, भाई मैं अमोनियम क्लोराइड के उसी में ही, नेफ्थलीन की गोली जो होती है, नेफ्थलीन की गोलियां वही होती हैं, कपूर बोलते हैं उसे, आम भाषा में आप कपूर बोलते हो। तो ये नेफ्थलीन की गोली क्या है, नेफ्थलीन की गोली जो कपड़ों में डाली जाती है, ये कपड़ों में वही डाली जाती है, ये इसका भी वही है रूप, NH4Cl। तो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, ये गोलियां क्या है, बच्चों, मतलब कपड़ों में डाली जाती है, इनकी जो स्मेल होती है वो कीड़े मकोड़ों को आने नहीं देती है, पास नहीं आने देती है। थोड़ा जहरीला पदार्थ होता है ये, और इस जहरीले पदार्थ से, इस गोलियों से दूर रहना चाहिए बच्चों को, हमेशा दूर रहना चाहिए इन गोलियों से। तो ये नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं, ये क्या होती हैं, धीरे धीरे जैसे कपड़े में डाली जाती हैं, तो ये कपड़ों में या उसमें डाली जाती हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होती है, गायब हो जाती है, मतलब खत्म से। आप देखोगे कि एक बड़ी सी गोलियां 10-10 रुपए की आती हैं ये पैकेट्स में, और हम कपड़ों में और इनमें डालते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या है, वो एकदम छोटी रह जाती है, इतनी बड़ी गोली डाली और वो छोटा सा रह जाता है उसका। तो ये इसका मतलब यही है कि नेफ्थलीन की गोली क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या है, मतलब वही है कि ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। अब इसको कैसे अलग करेंगे ये मैं आपको बताना है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ।
कि जब हम नमक, अगर हमारे साथ ऐसी गलती हो जाए कि नमक को क्या है नौसादर या कपूर के साथ मिलाएं और वो इस तरीके से मिल जाए, मिश्रित हो जाए, तो हम जैसे ही क्या करें कि इसमें देखिए, इसमें ये पदार्थ है, मैं यहाँ पे पदार्थ है, इसमें ये पदार्थ क्या है, ये वाला पदार्थ नौसादर है, और ये वाला एक पदार्थ और बना देते हैं हरे कलर का, ये नमक है, ये नमक हो गया। तो ये वैसे तो एक जैसे दिखते हैं, ये सफेद सफेद कलर के दिखते हैं, ये एक जैसे दिखेंगे, इनमें आप नहीं पहचान सकते कि ये नमक है, इसमें नमक मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है, अमोनियम, यानी कि ये कपूर मिला हुआ है, कपूर। तो ये इसको आप गरम करेंगे, गरम करने से क्या होता है कि ये जो गरम करने से जो कपूर है वो तुरंत तुरंत क्या होगा, उड़ेगा भाप बन के, और ये यहाँ पे आपने डार्ट लगा रखी है बिल्कुल एकदम ऐसे कि कोई भी गैस बाहर नहीं जाए, तो ये तुरंत उड़ेगा, और ये कपूर जो है वो तुरंत उड़ेगा और जाके उड़ के ये इधर बैठ जाएगा, इधर आपको समझ में आ रहा है, इधर बैठ जाएगा। अब ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, तो ठंडा होने देंगे तो आप कुछ देर बाद इसको क्या कर सकते हैं, नमक नीचे रह जाएगा, नमक क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा नमक, और कपूर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये नमक आ गया नीचे, और यहाँ पे ये कपूर ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे कपूर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इनको अलग करेंगे। तो क्योंकि वो सीधे ही ठोस किस में बदला है, गैस में। तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये था ठोस से ठोस को पृथक करने की विधि। इससे अगर कुछ एक आध क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो यही पूछे जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि छानना बीनना, तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, पर लेकिन ये थ्रेसिंग आ जाता है, अनाज से भूसे को अलग करना। ऊर्ध्वपातन विधि में ऊर्ध्वपातन जो पदार्थ हैं, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड अलग से भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, और नेफ्थलीन की गोलियां, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, जो क्या है, ठोस से सीधे किस में बदलते हैं बच्चों, ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं। तो ये मैंने आज आपको क्लास पढ़ाई, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करें और क्लासेस से बने रहें। मंडे को क्लास हमारी विज्ञान की होती है, और भी क्लासेस है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी कई दिनों से, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाई। बच्चों ने काफी ने पूछा था मुझसे, मैम आप कब क्लास लेते हो, कब क्लास लेते हो, पर यह है कि थोड़ा हो जाता है लेट, क्योंकि हम थोड़े बिजी रहते हैं। बट आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ओके बच्चों, बाय, ख्याल रखिए अपना।